अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, ख़वातीन पाकिस्तान में हर शोबे में बहुत भरपूर और नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। फैसलाबाद को ही देखें तो सियासत से लेकर सनत व हरफत तक, चैम्बर में नुमाइंदगी तक, ज़िंदगी के हर शोबे में, सेहत का शोबा हो या तालीम का शोबा, हर जगह आपको फैसलाबाद की ख़वातीन बहुत नुमायाँ और सरगर्म किरदार अदा करती नज़र आती हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही बहुत सरगर्म और पुरजोश खातून सियासतदान से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वुमेन विंग सिटी फैसलाबाद, साबिक़ MPA डॉक्टर नजमा अफजल से, जिनकी ज़िंदगी बहुत डिसिप्लिन्ड है और जिनकी अचीवमेंट्स की फहरिस्त बहुत तवील है। आइए मिलते हैं। हम बेगम डॉक्टर नजमा अफजल साहबा के घर पहुंच चुके हैं। आइए आपको लिए चलें। जी, डॉक्टर नजमा अफजल साहबा के पास हम पहुंच चुके हैं और उनसे आज बहुत सी बातें होंगी। बहुत डायनामिक लेडी, बहुत ही एक्टिव, बहुत सोशल, पॉलिटिक्स में तो हैं ही लेकिन सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहती हैं और हर वक्त कुछ कर गुजरने की धुन इन पे सवार रहती है। मैडम, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। आपकी आज प्रोग्राम है आपके साथ, तो यकीनन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मौका मिलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी को समझें और आपकी जो सुबह से रात तक की एक्टिविटी होती है उसके बारे में जान सकें। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आपका ताल्लुक़ बेसिकली किस शहर से रहा है, यानी पैदा कहाँ हुई थी? जी, मेरी जो पैदाइश है वो ज़िला फैसलाबाद की है, क्योंकि मेरा ननियाल यहाँ था और यहीं पे फिर मैं लेकिन मेरे फादर क्योंकि आर्मी में थे, ही वाज मेजर इन द आर्मी, और हमने मुख्तलिफ़ स्टेशंस पर अपनी ज़िंदगी गुजारी। आपने MBBS किया, डॉक्टर बनी। ये डॉक्टरी का ख़्याल जो आपको आया, ये कोई बचपन से आपकी घुट्टी में शामिल थी, ये इंसानियत की जो खिदमत? अभी जो हम देख रहे हैं कि आप अगर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हैं तो किसी और शक्ल में इंसानियत की खिदमत में लगी रहती हैं, तो लेकिन काफ़ी अर्सा तक आपने बाकायदा डॉक्टर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी। मैंने बचपन में मुझे वालिद साहब बहुत मोटिवेट करते थे। वो खुद एक पढ़े लिखे और रोशन ख़याल इंसान थे और वो बच्चों की तालीम पर उनका बहुत ज़ोर था कि ये अच्छी आगे कैरियर्स लें। तो मुझे उन्होंने हमेशा ये बताया कि बेटे आपने डॉक्टर बनना है। फिर उस पर मैं थोड़ा उनके मयार पर पूरा उतरती गई। मैंने भी उसको फोकस किया कि मैंने अपनी पढ़ाई को पहली तरजीह है और उसमें मैंने बाकायदा अपना रोज़ का काम, होमवर्क करने वाली बच्ची, फिर हमेशा अपने टारगेट्स ऊंचे रखने। मैट्रिक मैंने सियालकोट आर्मी पब्लिक स्कूल से किया और उसके बाद मैंने हैदराबाद लियाकत मेडिकल कॉलेज से MBBS किया 1977 में। और मुझे जब इतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स मैंने बोर्ड में अपना सियालकोट बोर्ड से टॉप किया तो मुझे 2 स्कॉलरशिप्स मिले, और गवर्नमेंट की तरफ से भी और आर्मी की तरफ से भी। और फिर इसी तरह FSC में मुझे 2 स्कॉलरशिप्स मिले, जिसकी वजह से मैं उस ज़माने में भी मेरा बैंक अकाउंट काफ़ी अच्छा रहता माशाल्लाह, माशाल्लाह। और मैं खूब शॉपिंग करने की मुझे फिर वहीं से आदत पड़ी। अच्छा, पढ़ती तो बहुत थी आप और फिर उसकी वजह से आपने बड़ी उसमें अचीवमेंट्स भी आपकी हुई, स्कॉलरशिप्स मिले, बोर्ड टॉप किया, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कोई हिस्सा नहीं लेती थी, कुछ गेम्स वगैरह? एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बीइंग हमारी कैंटोनमेंट्स में बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का मौका मिला। बड़े बड़े घर होते थे तो वहाँ पर मैंने साइकिलिंग की, बैडमिंटन खेलते थे। वालिद ने बैडमिंटन का बाकायदा वहाँ सब कुछ लगा दिया था, तो हम बहन भाई आपस में या नेबर्स के बच्चे आके
بیڈمنٹن کھیلتے تھے. اپنے اسکول میں بیس بال کی گیم میں حصہ لیتی تھی. پھر والد صاحب نے مجھے یہ جو ڈیبیٹس ہیں اسپیچ کرنا اس کی بہت انکریج کیا, اور میں اپنی دوسری تیسری کلاس سے ہی میں نے تقریریں شروع کر دی تھی. کوئی ٹاپک اسکول سے ملنا تو وہ میں نے تیار کرنا, ابو سے گائیڈنس لینی. تو یہ سلسلہ اتنا چلا کہ میں انٹر اسکول ڈیبیٹ کمپٹیشن میں اور انٹر کالج ڈیبیٹس میں نے بہت سے انعامات حاصل کیے. شادی کی داستان سنائیے نا. رانا افضل صاحب کیسے مطلب آپ کو ملے؟ انہوں نے آپ کو دیکھا, آپ کو پسند کیا, یا یہ ارینج میں رہی تھی؟ آج ذرا بتائیں نا سب کو. جی ایسے ہے کہ جو یہ شادی دونوں فیملیز, ہم لوگ, میرے والد میجر اور ان کے والد میجر, اور ہم یہ دونوں کی پوسٹنگز ایک جگہ ہوئی آفٹر دا پارٹیشن. تب سے یعنی مانسہرہ میں اکٹھے ہوئے, پنڈی میں اکٹھے ہوئے, لاہور میں اکٹھے رہے. تو فیملیز کا ایک طرح سے دوستانہ فیملی فرینڈس تھے ہم, اور یہاں تک کہ بچپن میں ہم ایک ہی اسکول میں بھی جاتے تھے. یہ بتائیے کہ وہ آپ نے پہلی بار کہیں نہ کہیں ارینج تو ہوتی ہے شادی, لیکن کب آپ نے پہلی بار ان کو دیکھا؟ انہوں نے گھر والوں سے کہا یا آپ نے کہا؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں کہا. اٹ واز پیورلی این ارینجڈ میرج. لیکن ظاہر ہے بچپن سے ہم فیملیز تو جانتے تھے نا. وہ دور بھی بہت اچھا تھا نا, بڑا ایک رکھ رکھاؤ والا دور تھا, بڑا سادہ دور تھا. تو اس میں کچھ بھی نہیں. جب ماں باپ, ان کے والدہ نے رشتہ مانگا, 3rd ایئر میں تھی, اور میرے والد نے کچھ سوچنے میں ٹائم لگایا, اور جب 4th ایئر میں آئی تو پھر اس فیصلے میں میری چھوٹی بہن نے بڑا کردار ادا کیا. وہ آپ کی رائے آپ سے پوچھا گیا کہ نہیں؟ نہیں, چھوٹی بہن نے کہا کہ بس ہی از دا بیسٹ, یہ پڑھا لکھا وہ ہے اور پھر بہت ایمبیشیس ہیں, تو آپ یہی ٹھیک ہے آپ کے لیے. آپ کو مشورہ دیا بہن نے. تو پھر جب آپ کو وہ مشورہ اچھا لگا, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بہت وہ کہہ لینا اوبیڈینٹ قسم کی لڑکی تھی. جہاں والدین نے کہہ دیا وہ بس ہو گیا. 4th ایئر کے بعد ہماری 2 سال منگنی رہی جب تک فائنل ایئر نہیں مکمل ہوا. اس دوران افضل صاحب نے تھوڑا بہت اپنی طرف سے شو کیا. ظاہر ہے منگنی ہو چکی تھی تو ہی یوز ٹو, وہاں اس وقت نہ تو موبائلز کا دور تھا نہ وہ انٹرنیٹ تھا, تو ایک ٹرنک کال ہوا کرتی تھی. ہفتے میں ایک دفعہ سنڈیز کو اجازت ہوتی تھی گھر سے فون آنے کی, تو افضل صاحب بھی کر لیتے تھے. اس میں 1 منٹ تو لگتا تھا بلانے میں, اور 2 منٹ میں حال ہی پوچھا جاتا تھا کہ کیا حال ہے. تو اس طرح سے ہمارا وہ ہوا. پھر کال بڑی مختصر ہوتی تھی. تو شرارتیں وغیرہ چلتی تھی بچپن میں آپ؟ جی بالکل, میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ بچپن میں ہم بہت آؤٹ ڈور گیمز کھیلے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے سارا کہ بہت آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز چلتی تھیں, اور اس میں جب چھٹیاں گرمیوں کی ہونی تو سارے کزنز ہمارے گھر آتے تھے. ہمیں اجازت دی تھی کہ ہم لوگوں کے گھروں میں یا کزنز کے پاس جائیں. میری امی کا کچھ اصول تھا, وہ بہت ہمیں پروٹیکٹیڈ رکھتی تھی. تو پھر اس میں یہ تھا کہ کزنز آتے تھے, بہت شرارتیں کرتے تھے, درختوں پہ چڑھ جانا, وہاں پر وہ گٹھلیاں مارنی ایک دوسرے کو, اور اس طرح کے ہلکے پھلکے مذاق. تو یہ سب بچپن کی یادیں ہیں, بہت خوبصورت, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا بچپن بھرپور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا. آپ کے امی ابو کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا تھا؟ فرینڈلی تھا, ذرا سختی تھی؟ میں اتنا بتا دوں کہ میری ماں جو تھی نا وہ بہت محبت کرنے والی تھی. وہ ہمیں ایسے پروٹیکٹ کرتی تھی جیسے کوئی مرغی اپنے بچوں کو ہر وقت وہ رکھتی ہے اپنے حفاظت میں. تو وہ بہت ہماری کیئر کرتی تھی, دعائیں دیتی تھی. والد بہت سخت طبیعت کے تھے اور ڈسپلن, یعنی کہ گھر میں ڈسپلن ہو, تو وہ پھر اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اس کو بھی اپنانا پڑا. اچھا, شادی کے بعد آپ نے کتنا عرصہ تک پریکٹس کی اور پھر چھوڑ دیا؟ دیکھیں, شادی کے بعد فوراً ہی افضل صاحب نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. کہ پہلا حصہ وہ پہلے فوج میں تھے, اور فوج کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا تھا جب ہماری شادی ہوئی. تو اس میں پھر ان کی پلاننگ تھی کہ ہم 10 سال باہر کے ملکوں میں رہیں گے.
پھر ہم وہاں سے بیرونی سرمایہ لے کر ادھر کچھ پروجیکٹ بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کا سیاست میں ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کا ارادہ تھا۔ تو جب اس پر انہوں نے بہت فوکس طریقے سے کام شروع کر دیا، جیسے ہی ہمارے شادی ہوئی 4 ماہ گزرے تھے تو ان کو باہر سے آفر آ گئی، اور وہ انجینئر، الیکٹریکل انجینئر سلیکٹ ہو کر سعودی عرب چلے گئے۔ میں نے اپنا ہاؤس جاب مکمل کیا اور پھر میں نے ان کو جوائن کیا، اور وہاں میں نے تقریباً 8 سال میں نے ایز اے جنرل پریکٹیشنر انڈر منسٹری آف ہیلتھ جاب کیا۔ ناشتے کی میز پر موجود ہیں ڈاکٹر نجمہ افضل صاحبہ اور ان کے دونوں صاحبزادے رانا انعام افضل صاحب، رانا احسان افضل صاحب۔ بہت بریلینٹ، زبردست ان کی گرپ ہے اپنے اپنے شعبوں پر، اور ان کو دیکھ کر مرحوم رانا محمد افضل صاحب کی یاد آ جاتی ہے۔ جس منظم انداز میں وہ کام کرتے تھے، پلینڈ، آرگنائزڈ وے ہوتا تھا ان کا، تو ان کو دیکھ کے بھی بالکل ہو بہو اپنے باپ کی کاپی۔ آج ان سے باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انعام افضل صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر میں خاص چیز کیا پسند تھی ان کو دیکھ کے؟ کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ آپ کی شخصیت پر اثر کیا؟ ماں اور میرے والد صاحب پروفیشنل تھے، اور انہوں نے ہمیشہ بہت ڈسپلنڈ لائف گزاری ہے، اور میں نے ان سے یہی سیکھا کہ ایجوکیشن اور اپنا ایک لائف کے اندر گول ہونا اور اپنی ایک شناخت بنانا وہ بہت ضروری ہے۔ مسلم لیگ نون فیصل آباد ڈویژن کے سیکرٹری انفارمیشن رانا احسان افضل صاحب، میڈم کے چھوٹے صاحبزادے، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں۔ احسان صاحب بتائیے گا، آپ نے اپنے والدین سے اور خاص طور پر میڈم سے، اپنی والدہ صاحبہ سے کیا لرن کیا؟ دیکھیے، میری والدہ، صرف میں نے ان کو والدہ کے روپ میں نہیں دیکھا۔ جب سے ہم نے جو ہے وہ ہوش سنبھالا تو یہ ایک ڈاکٹر تھیں، پھر انہوں نے ہاسپٹل کے اندر اپنا کردار ادا کیا مریضوں کے ساتھ اور ہاسپٹل کی مینجمنٹ میں، پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ سوشل ورکر بن گئیں اور علاقے میں بچوں کے لیے، خواتین کے لیے کام کیا، پھر یہ ایک پولیٹیکل جو ہے انہوں نے رول ادا کیا ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی۔ پھر ہم دیکھتے تھے کہ یہ ابو کے ساتھ ہر شانہ بشانہ جو ہے ایک ٹیم کی طرح انہوں نے کام کیا، اور ہم نے یہی دیکھا کہ جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ایک ٹیم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اور اس رول میں نے اپنی ماں کو پایا کہ میرے والد کی ہر خواہش، ہر کاوش، ہر کوشش کے اندر ان کو سپورٹ کیا۔ آپ کو تو اپنے رول ماڈلز اپنے گھر میں مل گئے، وہ رانا افضل صاحب کی شکل میں ہوں یا میڈم نجمہ افضل صاحبہ کی شکل میں، تو آپ کو مطلب یہاں اتنا کچھ ملا، پولیٹکس ہو یا سوشل سروسز ہوں، تو سب کچھ آپ کو گھر سے۔ بالکل، میرے والد صاحب جو تھے وہ میرے مینٹور تھے، میرے لیڈر تھے، میرے بزنس پارٹنر تھے، مجھے کبھی دوستوں کی ضرورت نہیں پڑی، میرے والد ہی جو تھے وہی میرے دوست تھے، اور اسی طرح میری والدہ۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا پیرنٹس جو تھے وہ بہت کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جو ٹائم ان کے ساتھ ہم نے گزارا وہ ہماری صحیح انہیریٹنس ہے۔ دادو کیسی ہیں؟ دادو اچھی ہیں۔ ہاں، آپ کی دادی اماں اتنا وہ بولتی ہیں اور آپ کے ابو اتنا بولتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے گھنٹہ گھنٹہ بولتے رہتے ہیں، آپ کیوں کم بولتی؟ تھوڑا سا ایکسپلین کریں نا، کیسے اچھی ہے؟ آپ کو ان کی شخصیت کا کون سا پہلو اچھا لگتا ہے؟ یہ لونگ، کیئرنگ کیا ہیں؟ آپ سے پیار نہیں کرتی؟ دادو پیار کرتی ہیں۔ اچھا، مجھے تو لگتا نہیں کرتی۔ دادو سب سے اچھی ہیں، وہ ہمیں گفٹس خریدتی ہیں، لونگ ہے، کیئرنگ ہے، اور پیار بھی بہت کرتی ہیں۔ یا ٹھیک ہے، تھینک یو۔ میڈم، آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، 2 صاحبزادیاں ہیں، بیٹیوں کے بارے میں بتائیں، انہوں نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ اور بڑی بیٹی جو تھی وہ بھی بہت ہی ڈائنامک بچی تھی، اور اس نے اپنا تھرو آؤٹ اس نے بھی بہت آل راؤنڈر قسم کی وہ بچی تھی۔ اس نے انٹر کالج ڈبیٹس، اور پھر وہ ایکسٹمپور اسپیچز میں ماسٹر تھی، یعنی
यहाँ तक कि वो जब उसने MBA किया फ्रॉम लम्स, उसने पहले BSc ऑनर्स इन IT और फिर उसने मेजर अपना MBA मार्केटिंग में किया। तो शी वाज ब्रिलियंट गर्ल और उसने ड्रामेटिक सोसाइटी अपने लम्स की वो क्लब की हेड थी। और फिर मैंने देखा कि वो इसी दौर में वो उसको इनवाइट किया जाता था एज अ जज इन एचिसन कॉलेज की डिबेट कॉम्पिटिशन्स में, वो वहाँ जाया करती थी और फिर उसको बहुत मौके मिले। वो शी वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल। मैं समझती इनाम हूँ साहब लम्स में पढ़े, लम्स से आप सब एचिसन से पढ़े और फिर लम्स से, और एचिसन लम्स, और बेटी भी लम्स से, बेटी भी लम्स थी। दूसरी बेटी भी और जो डॉक्टर है? सबसे छोटी बेटी वो डॉक्टर थी और उसको शुरू से ही मैंने ही कहा कि चलो अब एक बच्चा डॉक्टर भी बन जाए। ये सब अपने वालिद के कहने पे बिज़नेस वगैरह में, मैनेजमेंट में या इन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की। आज क्या सोचते हैं आप? चारों बच्चे माशाल्लाह आपकी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुताबिक अपना भरपूर रोल अदा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, दुनिया में, पॉलिटिक्स में, कोई बिज़नेस में, तो कैसा फील होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करती हूँ। अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि किसी की औलाद बड़े होकर काबिल बने, लायक बने और उसके बाद फिर वो एक अच्छे इंसान भी बने। एलाइड हॉस्पिटल के ब्रेस्ट क्लिनिक पहुँचे। मैडम डॉक्टर नजमा अफजल जब 2014 में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मेंबर थी और MPA थी, तो ये सारा प्रोजेक्ट उन्हीं ने इनिशिएट करवाया था। आइए आपको लिए चलते। ख़वातीन के जो छाती का कैंसर है उसकी डायग्नोसिस के लिए बनवाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन 40,000 ख़वातीन सालाना मौत का शिकार होती हैं, क्योंकि इसकी बरवक्त निशानदेही नहीं हो पाती और ख़ामोशी से ये मर्ज़ जड़ें पकड़ता है और औरत जो है वो मौत के मुंह पे चली जाती है। तो इसके लिए मैंने इनिशिएटिव लिया। मैं उस वक्त बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट पंजाब मेडिकल कॉलेज की मेंबर थी और इसके अलावा फिर मैं MPA बनी। तो मैंने सोचा कि मैं ख़वातीन के हेल्थ के लिए ये इनिशिएटिव लूँ और इसके लिए मैं ख़ुद पर्सनली चीफ सेक्रेटरी साहब से मिली और उनको ये बात बताई कि जब डेंगू से 200 अमवात हुई तो पूरा पंजाब हिल गया और हमारी 40,000 ख़वातीन सालाना मौत के मुंह में जाती हैं, तो क्यों ना हम इस तरह के ब्रेस्ट क्लिनिक सेंटर्स अपने हर ज़िले में बनाएं। इसका आगाज़ मैं फैसलाबाद भी करना चाहती हूँ। उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरी दरख्वास्त भेज दी। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज अवेयरनेस का क्या लेवल है? और इस क्लिनिक की वजह से, इस ब्रेस्ट क्लिनिक की वजह से कितनी अवेयरनेस लोगों को आई और कितने लोगों को यहाँ रिलीफ मिला होगा? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। ये पूरा पंजाब में जो फैसलाबाद डिवीजन है वहाँ ख़वातीन, आपने देखा रश कितना था। बहुत ही अहम है ये आज के दौर में। ब्रेस्ट क्लिनिक की बहुत अहमियत है ख़वातीन में, ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर के जो मर्ज़ में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है, बहुत सारी ख़वातीन इसका शिकार हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ख़वातीन की बहुत बड़ी खिदमत है और मुआशरे की खिदमत है, जो 2014 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, फिर 2017 में कंप्लीट हुआ। तो मैडम नजमा अफजल साहबा का इसमें बहुत बुनियादी किरदार था। बताएंगे कि क्या है ये, मतलब कितने पेशेंट रोज़ के आ जाते हैं? सर ये रोज़ाना हमारे पास जिन दिनों कोविड था उन दिनों रेशो कम थी, लेकिन जो उसके बगैर पेशेंट्स हैं वो 160-150 तक पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं और मंथली हमारे पास 3-4,000 तक पेशेंट तकरीबन 3-4,000 तक मंथली।
ये बताइए कि ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ अचीव किया, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी भी रहती हो, अधूरी हो? देखिए, ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं होता, इसमें आपको दूसरों को जो खुशियाँ बांट सकता है, जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकता है, ये असल में मेरा मकसद था। मैंने अपने लिए तो मैंने कुछ अचीव किया ही होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरी जो आइंदा ज़िंदगी है उसके लिए भी मैं यही चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, उनको आसानियाँ दूँ, उनके लिए कोई ऐसे फलाह व बहबूद के प्रोजेक्ट्स करूँ कि लोग उससे फ़ायदा उठाएं, और ये मेरे लिए सदका जारिया होगा ना। डॉक्टर नजमा अफजल साहबा एक स्कूल भी रन करती हैं। ये बेसिकली साबिक़ वज़ीर मुल्कत बराए ख़ज़ाना राना मोहम्मद अफजल ख़ान साहब का आखिरी प्रोजेक्ट था, तो उसको अब बहुत ही ज़िम्मेदारी से बाकायदगी से रोज़ाना विज़िट करके उसके मामला देखती हैं। आइए आपको स्कूल का दौरा करते हैं। स्कूल के मामलात देखती हैं मैडम, विज़िट करती हैं, और एक फुल उनका यहाँ बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन है, और प्रिंसिपल साहबा भी तशरीफ़ फरमा हैं अपनी सीट पर। उनसे भी जानेंगे स्कूल के बारे में, और मैडम से भी जानते हैं कि किस तरह से मैनेज करती हैं सब कुछ। कुछ कहिएगा मैडम इस स्कूल के बारे में। स्कूल मैट्रिक तक है और यहाँ पर बच्चियाँ और बच्चे दोनों पढ़ते हैं, और ये सन 2016 में अफजल साहब ने इसको, उनका आखिरी प्रोजेक्ट था, और फिर उसके बाद इसको मैनेज हम लोग ही करते हैं। मेरा बेटा है इनाम अफजल, वो भी आता है रेगुलर, और मैं भी वक्तन फ़वक्तन आती रहती हूँ और जो भी प्रोग्रेस है वो देखती हूँ। तो मैडम ये भी बताइए कि यहाँ जब मैडम विज़िट करती हैं तो एक अरसे से आप इनको देख रही होंगी, इनका स्टाइल, इनकी लाइफ के हवाले से कुछ आपको कोई ऐसी डिफरेंट चीज़ जो अच्छी लगती हो? मैम की सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि ये जब भी स्कूल विज़िट करती हैं ना, मतलब बच्चों के साथ घुल मिल जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हमारा फ़न फेयर भी होता है, अब तो ज़रा कोविड की वजह से 2 ईयर्स से नहीं हो सका। अपने मरहूम शौहर राना मोहम्मद अफजल ख़ान साबिक़ MNA, साबिक़ वज़ीर मुल्कत बराए ख़ज़ाना, बहुत बड़े पॉलिटिशियन अपने दौर के, उनकी कब्र पर हाज़िरी देने आई। मैडम, सियाहत का शौक़ है? सियाहत का शौक़ बहुत ज़्यादा है। इसकी इब्तदा यूँ कह लें कि जब वालिद हमें बहुत सी जगहों पे, हम स्टेशंस पे रहे, कोयटा, पेशावर, पिंडी, लाहौर और फिर मानसहरा तक, हर चरहाट, ये सब चीज़ों में बचपन में हमने देखे थे। और उसके बाद जब अफजल से शादी हुई तो वो भी बहुत शौक़ रखते थे ट्रैवलिंग का। तो फिर हमने शादी के फ़ौरन बाद जब हम बाहर ओवरसीज़ बने तो वी मेड अ ट्रिप। जो पहला ट्रिप हमारा बहुत अच्छा लंबा ट्रिप था, वो 40 दिन का ट्रिप था। बच्चों को हम छोड़ के गए, मैनेज करके उनको, एक बेटी को दादी के पास छोड़ा, बेटे को किसी फ्रेंड्स फैमिली के पास छोड़ा। तो इस तरह से हम मैनेज करके 40 दिन का हमने पूरा यूरोप देखा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुँचे। ये वो ब्यूरो है, ये वो सेंटर है जो फोकल पर्सन इसकी रही है मैडम। और ये सारा बेसिकली जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इनिशिएट ही मैडम ने किया था, डॉक्टर नजमा अफजल साहबा ने। और इन्हीं के दौर में वो सारी इस पे सब आइडिया से लेकर उसको मटेरियलाइज़ करने के इब्तदाई मराहल, ये सब कुछ इनके दौर में शुरू हुआ। ज़मीन एक्वायर करने से, उसका इंतखाब जो किया ज़मीन का। तो आइए देखते हैं बिल्डिंग।
जी, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है और इसमें हम दाखिल होना चाहा, लेकिन इसके जो इंतज़ामिया है उन्होंने सियासी वजूह की बिना पर मना कर दिया और कहा है कि अपोजिशन की एमपीए रही हैं नजमा साहबा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारी सियासी अखलाकियात और जो हम तब्दीली की भी बात करते हैं उसका बहरहाल पता नहीं किस किस्म की तब्दीली है कि हम किसी ने प्रोजेक्ट शुरू किया हो, उसकी तकमील के लिए इतना भरपूर किरदार अदा किया हो, आइडिया से लेकर ज़मीन के इंतखाब से लेकर। मैडम से जानते हैं कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से कुछ कहें, क्योंकि इस वक्त हमें तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। मैडम बताइएगा कुछ इस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ आपकी बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। जी बिल्कुल, ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो था ये एक किराए की बिल्डिंग में बिल्कुल मामूली सी जगह पे था, और मुझे फिर जब फोकल पर्सन बनाया 2014 से लेकर 16 तक मैं 2 साल इसकी फोकल पर्सन रही हुकूमत पंजाब की तरफ से, तो मैंने इसमें देखा कि बच्चे जो हैं वो उनके लिए इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं हैं, बल्कि हम उस वक्त डोनेशन से इनकी ज़रूरियात को पूरी करते थे। तो मैंने प्लान किया कि ये एक प्रॉपर वेल बिल्ट बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें बच्चों का, लड़कियों का भी और लड़कों का अलग अलग एक उसमें बिल्डिंग हो, और इसके साथ साथ स्किल सेंटर बनाया जाए। मैडम ये बताइए कि वो पौधा जो आपने अपने हाथों से लगाया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, आपकी राना अफजल साहब की बहुत खिदमात हैं इसको शुरू करने से बनाने तक, तो आज आपको इसी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इमारत में दाखिल नहीं होने दिया गया, क्या वजह है? मैं समझती हूँ कि ये तंग दिली का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए, ये एक फलाह व बहबूद का अदारा है, ह्यूमैनिटी बेस्ड है, इसमें हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। ये इंसानियत का प्रोजेक्ट है, इसमें हर किसी को आने की इजाज़त होनी चाहिए। ये अब इनकी तंगदिली का मुजाहरा है, या वो समझते हैं कि इसका क्रेडिट हम उस हुकूमत को ना दे जो मुस्लिम लीग नून के दौर में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसके फंडिंग रिलीज़ हुए, इसकी इमारत की तामीर मैंने देखी, लेकिन फिर जब हमारी हुकूमत ना बन सकी तो ये कुछ अरसे के लिए रुक भी गई थी। तो फिर बाद में इसके प्रोजेक्ट्स के लिए मज़ीद फंडिंग आई होगी जिसके बारे में मैं नहीं जानती। जब ये मुकम्मल हो गई तो मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस थी। हम घर पहुंचे हैं एक बार मैडम के यहाँ, मैडम चेंज करेंगी और बाकी एक्टिविटीज़ इसके बाद शुरू होंगी। आइए। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुँचे हैं। इसकी एग्जेक्टिव मेंबर हैं मैडम, और गुज़श्ता बरस इसकी जो स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ की चेयरपर्सन थी। एक मीटिंग है उसमें शिरकत के लिए आइए। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और यहाँ की बड़ी डायनामिक लेडीज़ मौजूद हैं जो फैसलाबाद की जो बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करती हैं, गाइड करती हैं, और एक बहुत तहर्रुक पैदा किया हुआ है कुछ अरसे से। फैसलाबाद की जो ख़वातीन बिज़नेस में आई हुई हैं, बिज़नेस पॉलिटिक्स उनकी जो है, कई दफ़ा तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग हैं वो भी लगता है कि इन पे रश करते हैं, कितना काम कर रही हैं। इस वक्त एक मीटिंग हो रही है जिसमें जो वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उस पर अभी मीटिंग हुई। तो हम आज मैडम से जानते हैं, जो मोहतरमा नजमा अफजल साहब के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनके बारे में, उनकी साथी ख़वातीन क्या व्यूज़ रखती हैं, क्या राय है उनकी, क्या उनके ख़यालात हैं। आमतौर पर देखने में आया कि ज़ाहिर है कि एक कर्टसी के तौर पर कुछ व्यूज़ दे दिए जाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि डॉक्टर नजमा अफजल के बारे में इनके
دلی جذبات جو ہیں وہ بھی اکثر خواتین کے ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ان کو ان کی فیور میں بات کرتی ہیں کہ بہت ہی ایک زبردست لیڈی ہیں جو پالیٹکس میں بہت پازیٹیو رول ادا کر رہی ہیں اور سوشل ورک بھی ان کا بہت زیادہ ہے. میڈم نگہت شاہد صاحبہ جو پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی، ان سے شروعات کرتے ہیں اور ان کے خیالات جانتے ہیں. میڈم ڈاکٹر نجمہ افضل صاحب کے بارے میں کچھ کہیے. نجمہ سے ہمارا واسطہ بہت پرانا ہے اور یہ جب یہ لوگ فیصل آباد آئے ہیں بہت مدت کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے تو تب سب سے پہلے ان سے میری دوستی ہوئی. ان سے اور ان کے ہسبینڈ افضل صاحب سے. بہت ہی خوبصورت کپل یہ ہیں اور نجمہ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، ویری ہیلپ فل اور بہت لونگ. نجمہ کے توسط سے ہم نے ان کے ہی ہاسپٹل میں ایک فری ڈسپینسری ہم نے کھولی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے اپنا ڈاکٹر دیا ہوا تھا، اپنی جگہ دی ہوئی تھی. تو ان کی اتنی مہربانی تھی اور خود دھیان رکھتی تھی، سب کچھ سپرویژن میں کراتی تھی. وہ ہماری ڈسپینسری فار ٹی بی پیشنٹس کے لیے تھی اور نجمہ نے ہر دور میں ہماری مدد کی ہے. شی از اے ویری لونگ اینڈ نائس پرسن. میڈم صوبیہ عقیل صاحبہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں چیمبر کی، کچھ ویوز ان کے لیے. میڈم کچھ کہیے گا. نجمہ صاحبہ کے بارے میں الفاظ شاید کم پڑ جائیں. ماشاءاللہ اتنی ان کے سوشل ورک اور اتنی یہ بہترین پولیٹیشین ہیں. ہر جگہ زندگی کے جس فیلڈ میں بھی یہ قدم رکھتی ہیں وہاں پہ پھر اپنا لوہا منوا کے ہی دم لیتی ہیں. چیمبر کی وائس پریزیڈنٹ فرحت نثار صاحبہ کی گفتگو بھی سنتے ہیں. جی میڈم کچھ کہیے. ذاتی طور پہ مجھے ان کی جو چیز پسند ہے وہ ان کی سادگی ہے. اتنی سادہ طبیعت ہے اور محبت والی ہیں کہ عام جتنی ان کی تو اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے، ہر اینگل سے پرفیکٹ ہے. چیمبر کی ممبر ہیں شازیہ شریف صاحبہ، کچھ باتیں ان کی. بحیثیت خاتون جو ان کا کیریکٹر مجھے سب سے زیادہ پسند رہا. انہوں نے کام بھی کیا، ہسبینڈ کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں، لیکن اپنا گھر متاثر نہیں ہونے دیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ساحل ہاسپٹل جب بنا تو آئی ایم فرام دا لاہور، کیونکہ لاہور سے تھی تو مجھے وہ ہاسپٹل لاہور کا لگا کہ میں لاہور میں ہوں. میڈم آپ کی ساتھی خواتین، آپ کے چیمبر کے عہدیدار خواتین، بہت عرصے سے آپ ایک دوسرے کو جانتی ہیں. مختصراً کچھ ان کے بارے میں بتائیے. کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ چیمبر آتی ہیں؟ یہاں پر جو لیڈیز ہیں جس طرح وہ بزنس کو پروموٹ کر رہی ہیں، جو ہماری یہ لیڈنگ لیڈیز ہیں، اور جس طرح یہ خواتین کو انکریج کرتی ہیں. ہمارے جب یہاں اویئرنیس لیکچرز ہوتے ہیں تو اتنی اچھی طرح وہ اپنی بات کو ایکسپلین کرتی ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اسمال بزنس میں آئیں، دوسرے بزنسز کریں. ان کی آسانی کے لیے بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں. میڈم رانا محمد افضل خان صاحب، فارمر اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس، آپ کے ہسبینڈ تھے. آپ کا ان کے ساتھ جو تعلق تھا، ویسے ہسبینڈ ان کا رول آپ کے لیے کیسا تھا؟ اپنے بچوں کے ساتھ وہ کیسے تھے؟ یہ ضرور بتائیے. جی رانا افضل صاحب کے میرا جو تھا 42 ایئرس کا ساتھ رہا، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایک اتنے اچھے انسان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے مجھے زندگی میں ہر طرح سے اپنا جو ان کا ایز اے ہسبینڈ فرائض تھے وہ پورے کیے. میرے تمام حقوق کو انہوں نے تحفظ دیا، ہر طرح سے میری لک آفٹر کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک ٹیم ورک چلا وہ بہت ہی، میں سمجھوں گی بہت ہی ایک لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو میاں بیوی کو کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. UC25 پہنچے ہیں حجویری ٹاؤن. یہاں تنظیم سازی کے حوالے سے میٹنگ ہے ایک خواتین کے ساتھ. آئیے.
NA 110 PP 111 यूनियन काउंसिल नंबर 24 हजवेरी टाउन एक मीटिंग है ख़वातीन की तंजीम साजी के हवाले से। यहाँ मुख्तलिफ़ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आपने देखा कि किस वालहाना अंदाज़ में मैडम का इस्तकबाल किया गया और उनको गुलदस्ते पेश किए गए, इसके साथ साथ फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई। बहुत रिस्पेक्ट है अपने कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के हल्के में, अपनी यूनियन काउंसिल में मैडम नजमा अफजल की। अभी हम बात करते हैं यहाँ की जो नुमाइंदा ख़वातीन हैं उनसे। इनकी ये खूबी है कि ये स्ट्रॉन्गली हर काम को करती हैं। नजमा से मेरा बहुत पुराना तल्लक है, माशाल्लाह इन्हीं की वजह से हमारी पहचान है। ये बाकरदार बहुत खूबसूरत दिल रखने वाली खातून है। अल्लाह ताला ने इनको इतनी सेहत दी है, इतनी मेहनत करने की सलाहियत दी है, इनमें इतनी सआदत है कि ये सारा काम खुश सलूबी से अंजाम देती हैं। ये मुस्लिम लीग नून की हमारी तमाम बहनें जो यहाँ मौजूद हैं, आज का जो एजेंडा है वो यही है कि हमने आगे जो इलेक्शन आना है 2023 में, उसकी तैयारी अभी से करनी है। शहर के मारूफ साहिल हॉस्पिटल पहुँचे हैं। ये मैडम की मलकियत है, राना अफजल साहब ओन करते थे, अब मैडम हैं। तो 22-24 साल से इसके मामलात को देखती हैं, सारी अपनी मसरूफ़ तरीन लाइफ में। उसके बावजूद इधर आना और इसके मामलात को देखना नहीं भूलती। आइए आपको शहर के मारूफ सर्जन डॉक्टर सुल्तान महमूद मौजूद हैं। इस विज़िट के दौरान बहुत सारे स्पेशलिस्ट यहाँ इस हॉस्पिटल में हैं और इस वक्त डॉक्टर सुल्तान साहब के पास हम हैं। बहुत बड़े सर्जन हैं, बहुत क्लाइंट है जिनकी बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं इन पे। तो इनका और साहिल हॉस्पिटल का बहुत पुराना ताल्लुक है, पायनियर्स में से हैं जो इसके मेमारों में हैं। तो डॉक्टर साहबा के बारे में उनके व्यूज़ जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहबा भी शुरू से अब तक हॉस्पिटल के मामलात देखती चली आ रही हैं। तो डॉक्टर साहबा की शख्सियत के बारे में जाना। डॉक्टर साहब कुछ कहिएगा, डॉक्टर नजमा अफजल कैसी मुंतज़िम हैं, कैसी शख्सियत हैं? डॉक्टर नजमा अफजल ने इस हॉस्पिटल को बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया और बहुत अच्छी तरह चलाया। आजकल ज़रा थोड़ा सा सियासत की वजह से थोड़ा सा ये हॉस्पिटल को दूर किया इन्होंने, बाहर हॉस्पिटल को बहुत अच्छा रन किया था। तो इनको इनकी इंतज़ामी सलाहियतें जो हैं कैसे महसूस करते हैं, जो ख़ास तौर पे विज़िट्स करती रही हैं पेशेंट हर लिहाज से पेशेंट के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से ये बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल अलाम ख़ान, कैप्टन रिटायर्ड हैं और GM साहिल हॉस्पिटल। कुछ व्यूज़ उनके जानते हैं। मैडम के साथ बहुत अरसे से बड़ा अच्छा इनका इज़्ज़त एहतराम वाला ताल्लुक़ है और हॉस्पिटल के मामलात को देखते हैं। यकीनी तौर पर डॉक्टर साहबा के बारे में इनके व्यूज़ बहुत वज़न रखते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर नजमा अफजल ख़ान? पिछले 20 साल से यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबान है, हमारे लिए बहुत गाइड करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, हम पूछते भी हैं इनसे। इनकी गैरहाज़िरी में हमें सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, हमें कोई ख़ास चीज़ बताइएगा जो बाहर आप ज़ाहिर हॉस्पिटल को देख रहे हैं, वो ओनर हैं, वो मामला तो राय आपकी माशाल्लाह होगी। कोई ख़ास ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि इन 20 सालों में इन्होंने कोई ख़ास चीज़ की पाबंदी की है या करवाई है, या इनकी शख्सियत का कोई ऐसा पहलू जिसको जिसने इंस्पायर किया हो? इन्होंने जी एक तो हॉस्पिटल के बारे में, दूसरा माशाल्लाह सियासत के बारे में पूरा अफजल साहब का साथ दिया है। हर घर में जाकर इन्होंने वोट मांगी है और बड़ी मेहनत से, मेरे ख्याल में
अफजल साहब की शोरूम की कामयाबी में इनका मोर देन 50% हाथ है। मैडम कैसा लगता है जब आप पेशेंट्स की इयादत कर रही होती हैं, जब आप पूरे हॉस्पिटल में मुख्तलिफ लोगों को रिलीफ भी दे रही होती हैं और खिदमत खल्क और साथ साथ बिज़नेस भी हो रहा होता है, तो कैसा लगता है? मैं इस चीज़ को ये कहती हूँ कि जब पेशेंट की आप इजाज़त करते हैं तो वो एक बहुत ही आसान काम है जिसकी अल्लाह ताला ने इसका अजर भी दिया। तो मैं इस नज़रिए से जाती हूँ, मुझे कोई वो फीस नहीं मैं लेती या कोई विज़िट की, जस्ट एक कह लें कि मेरी आदत है कि मैं हर पेशेंट को पूछती हूँ अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो वो आप बता सकते हैं ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए कोई देना चाहें और फीमेल व्यूअर्स के लिए भी स्पेशली? मैं समझती हूँ कि ये जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी ख़वातीन 50% की आबादी है, अगर हर खातून अपने तौर पर कुछ ना कुछ अपने वतन के लिए भी कंट्रीब्यूट करे तो हमारा मुल्क तरक्की के लिए बहुत आगे जा सकता है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज वक्त दिया। आप हमारे पास आए, आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थी डॉक्टर नजमा अफजल, साबिक MPA और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद सिटी की। और आज के दिन की आपने इनकी एक्टिविटी देखी, इनकी भरपूर मसरूफियात आपने मुलाज़ा की। एक ऐसी खातून हैं जो हर वक्त कुछ न कुछ करती रहती हैं, बेचैन हो जाती हैं जब कुछ ना करने को हो। तो एक एक लम्हा इनकी ज़िंदगी का बहुत मसरूफ़ लम्हा होता है। बहुत सारे लोगों के लिए इनकी ज़िंदगी एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।